Assalamualaikum student. I'm Miss Fahmida Kamal. I hope you all are fine and having good time at your home. Students, अब इस वक्त मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने घर पर अपने पेरेंट्स के साथ। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो अपने मदर्स की अपने मतलब घर के बहुत सारे डोमेस्टिक कामों में उनकी हेल्प भी कर रहे होंगे, तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। और सारी चीज़ों में भी एक्सेल हों, लेकिन इसके साथ साथ अपनी स्टडीज़ को मत भूलिए, अपनी स्टडीज़ को साथ साथ जारी रखें क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का। जी तो स्टूडेंट्स, वी हैव रेड इन आवर लेक्चर नंबर 7, नाउ वी आर मूविंग टू आवर लेक्चर नंबर 8। जी, लेक्चर नंबर 8 में before I going to start my lecture number 8, I would like to give you a quick recap of our previous lecture. मैंने नो की पोएम, जो एक नो आपकी पोएम है टेक्स्ट की, वो रीड की, उसका टेक्स्ट रीड किया। उसके बाद आई एक्सप्लेन सम बुक वर्क एज वेल एंड आई एक्सप्लेन द MCQs। और इन MCQs में हमने 8 MCQs जो थे उस दिन हमने अंडरस्टैंड किए। नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट MCQs, और आज हम वो सारे MCQs भी कंप्लीट कर लेंगे और अपनी समरी को भी इसमें आज मैं आपके साथ जो है आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। लेकिन स्टूडेंट, इसके साथ साथ आई वांट टू यू पीपल दैट यू मस्ट स्टार्ट लर्निंग। आप इसको अब लर्निंग इसकी जो है ना वो साथ साथ स्टार्ट कर दीजिए। ओके जी, कम टू योर इंग्लिश नोट्स, पेज नंबर 6 and 7 आई हैव मेंशन ओवर दियर कि आप ताकि अपने ये जो बुक्स के पेजेस हैं, आपके नोट्स के जो ये वाले पेजेस हैं, इनको आप खोल लीजिए अपने सामने। नंबर 9 से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि नंबर 8 तक आई हैव एक्सप्लेन सिंगुलर प्रोनाउन कौन से थे। उसके बाद नंबर 9 है अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर। प्रोनाउन किसकी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है? एक्शन ऑफ 4 ऑप्शंस आर हियर, 4 ऑप्शंस हैं। पर्सन और अ थिंग, एक्शन ऑफ समथिंग, नेम ऑफ अ पर्सन और यूज इन प्लेस ऑफ वर्ब। अब मैं अगर चारों को एक्सप्लेन करूं तो प्रोनाउन एक शख्स के नाम की जगह पर भी आता है, क्योंकि एज आई हैव डिफाइन यू दैट व्हाट इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन की एक्चुअल डेफिनेशन में अगर हम देखें, अ वर्ड विच यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी नाउन में तो वो सब नाम आ जाते हैं ना, जो किसी भी चीज़ का नाम हो, किसी भी शख्स का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, तो वो सब नाउन में आ जाते हैं। तो प्रोनाउन में वो पर्सन और थिंग। दूसरा ऑप्शन एक्शन और समथिंग। एक्शन मतलब किसी चीज़ का मतलब काम को जाहिर करना, तो वो तो वर्ब को इंडिकेट करता है, तो ये ऑप्शन तो मतलब इनकरेक्ट है। सी है नेम ऑफ अ पर्सन, सिर्फ एक शख्स के नाम की जगह पे प्रोनाउन आता है, नहीं चीज़ों की जगह पे भी आ जाता है, ठीक है। देन यूज इन प्लेस ऑफ वर्ब, वर्ब यानी एक्शन की जगह पर तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल होता। सो आवर राइट ऑप्शन इज़ पर्सन और थिंग, यानी एक शख्स और मतलब या फिर किसी चीज़ की जगह पे प्रोनाउन यूज़ होता है। कम टू वर्ड MCQ नंबर 7 इज़ द वर्ड सेंट इज़ रिपीटेड इन। अब सेंट यहाँ पर एक टाइम पे उसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है और उसका मीनिंग क्या है, लेकिन वही पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट्स जब एक और वर्ड में यूज़ किए जाते हैं तो उनकी प्रोनाउंसिएशन एंटायरली चेंज हो जाती है। ये आपकी यहाँ पर टेक्स्ट बुक को मैं यहाँ पे फिर आपको रेफरेंस दूँगी। ऑन योर बुक पेज नंबर 18, अगर आप पेज के स्टार्ट में देखें तो यहाँ पर 2 एक्सरसाइजेज आपको दी गई हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग एंड स्पीकिंग से रिलेटेड यहाँ पर 2 ड्रिल्स हैं जो यहाँ पर आपको करने के लिए कही गई हैं। सेकेंड वाले, अगर आप थर्ड वाली ड्रिल को देखें, नाउ से दीज पेयर्स ऑफ वर्ड्स अलाउड एंड नोट दैट द फर्स्ट वर्ड रिपीटेड इन द पार्ट ऑफ द सेकेंड वर्ड may not necessarily be pronounced in the same way। लेकिन वो वर्ड, वो उतना वर्ड तो यूज़ हुआ है, लेकिन क्या उसकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है? जी नहीं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर दी गई है FOR और स्लैश में यहाँ पर उसने FOREIGN, यानी स्टार्टिंग अगर हम देख लें तो वो यही वाले 3 अल्फ़ाबेट्स हैं जो यहाँ पर यूज़ हुए हैं, फॉर और फॉर। अब यहाँ पर ये फॉर पढ़ा जाएगा, बट हियर वी प्रोनाउंस दिस वर्ड इज़ फॉरेन, तो यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गई। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो, द वर्ड इज़ वॉर, बट दीज 3 अल्फ़ाबेट्स व्हेन यूज्ड इन दिस सेंटेंस they are not pronounced in the same way। हम वॉर मत तो नहीं कहेंगे,
वी प्रोनाउंस इट वार्मथ। तो यहाँ पर इसका आर उतना स्ट्रेस्ड नहीं है जितना कि यहाँ पर हम इसको क्लियर प्रोनाउंस कर रहे हैं। सो जब ज़रूरी नहीं है कि जो अल्फ़ाबेट्स एक दफ़ा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो किसी और वर्ड में जब वही अल्फ़ाबेट उसी ऑर्डर में आएंगे तो उनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम होगी। नो, दिस इज़ नॉट कंपल्सरी। लाइक इसी तरह से हमारा MCQs नंबर 10 जो है वो डिज़ाइन किया गया है। द वर्ड सेंट इज़ रिपीटेड इन, कि जो सेंट SCENT, अब जब ये रिपीट हुआ, 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में आप पहला देखो, कंफर्टेबल, no, it's not used here. Familiar, no. The third one is crescent, crescent, CRASCENT, cent, crescent. So the pronunciation is entirely different from this one. चाहे कि अगर आप गौर करो तो अल्फ़ाबेट का ऑर्डर भी सेम है, SCENT, but here the pronunciation is not same as the first one. G. Now come to the next MCQs, that is 11. The synonym of the word inkling is, synonym मैंने आपको बताया था मुतरादिफ को कहते हैं, यानी इसके हम मायनी। Circular course, option B is an idea, option C a narrow street, option D a particular occupation. So right answer is inkling means an idea, a vague idea, hint उसको कहते हैं। Come to MCQs number 12, that is rhyming word of locomotion, यानी इसका राइम आपने बताना है कि इसकी राइमिंग क्या है। तो मतलब दोनों का एंड का साउंड सेम निकल रहा है। लोकोमोशन का अगर राइम हम देखें, 4 ऑप्शंस यहाँ पर हैं। 4 ऑप्शंस में फर्स्ट वन इज चिंटैलिटी, B notion, C nobility, D ocean. So locomotion and notion. So rhyming, the exact rhyming word of locomotion is notion. Number 13 है, the synonym of locomotion is, locomotion का मतलब क्या है? Movement, stillness, utter silence. So right answer is movement. Option A आपका जो है वो right option है। This is all about your MCQ students. Now come to the summary. Page number 7 है in your English notes. आपको मैं फिर एक बार दिखा देती हूँ. These are your English notes. Here page number 7 and this one is your summary. Summary को students आप as it is ही याद कीजिए ताकि ये आपको पेपर के point of view से आप इसको तैयार कर लें एक तरह से। तो जब याद करें तो एज इट इज़ यही आपके पास टेक्स्ट है, इसी को टेक्स्ट को आप याद कर लें अच्छे से, और ये आपके पेपर के लिए भी आपके पास आपका एक तरह से तैयार हो जाएगा एक क्वेश्चन। अगर आप, मुझे नहीं मालूम कि ये आपके पेपर में भी आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन यू हैव टू प्रिपेयर इट। जी, दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय थॉमस हुड। वही बात कि मैंने जो आपको पहले भी एक्सप्लेन की थी कि पोइट का नाम बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। दिस पोएम इज़ अबाउट द मंथ ऑफ नवंबर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नो इज़ ऑल अबाउट द मंथ ऑफ नवंबर। The name of the month starts with no and is repeated throughout the poem. ये the name of the month starts with no, यानी word no के साथ month का जो नाम है वो शुरू होता है and is repeated throughout the poem, और पूरी poem में ये बार बार दोहराया गया है। Describing various aspect of the month, और इस महीने के बहुत से जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स यानी पहलू हैं उनको भी बयान किया गया है। दिस मेक्स द टाइटल ऑफ द पोएम अ गुड वन। इसकी वजह से पोएम का जो टाइटल है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो पूरी पोएम जो है वो रिलेट करती है इस मंथ से। द पोएट टेल्स अस दैट इन नवंबर नो मून और सनलाइट अपीयर्स ड्यू टू स्नोई वेदर, कि वही बात बर्फ़ानी मौसम की वजह से ना तो सूरज की रोशनी का जो है वो ज़ाहिर होती है और ना ही चांद निकलता है मंथ के नवंबर के मंथ में। ही सेज़ दैट देयर आर नो पीपल इन द पार्क, कि लोग भी पार्क्स में नज़र नहीं आते हैं। द स्ट्रीट्स आर एम्प्टी, सड़कें खाली हैं। देयर इज़ नो मेल और पोस्ट, ना तो कोई मेल है और ना ही कोई पोस्ट है। देयर आर नो बर्ड्स, एनिमल्स एंड बटरफ्लाइज ETC, कि किसी भी तरह का कोई भी लिविंग क्रीचर वहाँ पर नज़र नहीं आता। द पोइट हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। ही यूजेस द वर्ड नो क्वाइट इफेक्टिवली एंड ह्यूमरसली, कि उसने जो वर्ड नो है उसको बहुत ही पुरअसर अंदाज में और बहुत ही मज़ाहिया अंदाज में उसने आपको इसमें एक्सप्लेन किया है। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर
लेसन नंबर 3 आपकी पोएम थी नो, जिसमें हमने टेक्स्ट रीडिंग की, हमने उसका बुक वर्क अंडरस्टैंड किया, हमने MCQs को अच्छे से अंडरस्टैंड किया एंड आई रिलेट MCQs विद योर बुक वर्क एज वेल, कि आपके एक्सरसाइजेस से मैंने उसको रिलेट किया। देन आई एक्सप्लेन द समरी, और समरी जो है वो आपने याद भी ज़रूर करनी है। इसके साथ साथ MCQs को भी अपनी रूटीन में शामिल कर लें, एटलीस्ट आप 10 MCQs याद करें डेली के भी, तो आपका एक अच्छा स्टफ़ आप कर सकते हो अपने लिए। और जब आप इंशाल्लाह व्हेन यू कम बैक टू योर स्कूल, तो आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा नॉलेज होगा रिगार्डिंग योर बुक, आपको आपके यूनिट से काफ़ी अच्छे से इसकी नॉलेज होगी। जी स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टू आवर इंग्लिश बी लेक्चर नंबर 8 में। अब हमने क्योंकि समरी पूरी रीड कर ली है, MCQs को अंडरस्टैंड कर लिया है, तो हम इंग्लिश बी का एक, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके ग्रामर का जो एक बहुत ही अहम पार्ट है वो हम करने जा रहे हैं। यू कैन सी देयर इन योर नोट्स देयर इज़ द ग्रामर सेक्शन। आपके नोट्स में ये ग्रामर का सेक्शन जो है ये स्टार्ट होता है। तो आई हैव स्टार्टेड विद एप्लीकेशन, क्योंकि स्टूडेंट्स ये 2 क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे आते हैं, एप्लीकेशन और लेटर। इसमें आपको मैं एक तो ये क्लियर कर दूं स्टूडेंट कि यहाँ पर एग्जामिनर जो होता है, यानी जो पेपर सेटर है, जिसने पेपर बनाया, डिज़ाइन किया, ये उसकी चॉइस होती है कि वो आपको एप्लीकेशन दे रहा है पेपर में या लेटर दे रहा है। अब आपके लिए क्या टास्क हो जाता है कि दैट यू हैव टू लर्न बोथ एप्लीकेशंस एंड द लेटर्स एज वेल, कि आपको एप्लीकेशन भी याद करनी है और आपको लेटर भी याद करनी है, ठीक है। तो एप्लीकेशन का पैटर्न, वाई डू आई राइट दिस वर्ड हियर, मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट क्यों नहीं कर दी पढ़ाना, तो वजह ये है स्टूडेंट कि एप्लीकेशन के पैटर्न के बाकायदा मार्क्स होते हैं। यानी जब आप एप्लीकेशन का पैटर्न कर रहे होते हो, लिखते हो, तो इसको मार्क्स आपको मिलते हैं। लेकिन ये हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ पैटर्न लिख दें और सेंटर उसका जो मटेरियल है वो नहीं लिखें, तो आप सोचोगे भी मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। एटलीस्ट आपको इसका जो है वो मटेरियल भी लिखना होता है, लेकिन एक राइट जो आपका पैटर्न है आप उसको फॉलो करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर साथ साथ आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती जाऊंगी और साथ साथ मैं आपको बोर्ड पे आपका एप्लीकेशन का पैटर्न भी लिखती चली जाऊंगी आपके लिए। यू कैन सी योर एप्लीकेशंस हैव स्टार्टेड फ्रॉम द पेज नंबर 63। आपके नोट्स में पेज नंबर 63 से आपकी एप्लीकेशंस जो हैं वो स्टार्ट होती हैं। सो आई हैव राइट डाउन स्टार्टेड राइटिंग हियर। सपोज दिस वन इज़ योर लेफ्ट अलाइन पेपर, आपके इंग्लिश का पेपर है, आप लेफ्ट अलाइंड हो, तो यहाँ से आई हैव ड्रॉ द लाइन 1। तो आप अपनी एप्लीकेशन, अच्छा स्टूडेंट एक और चीज़ अपने माइंड में रखें, व्हेन एवर यू आर गोइंग टू राइट एन एप्लीकेशन और अ लेटर, डू रिमेंबर यूज़ अ न्यू पेज। कि मतलब आप एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आप जिस पेज पे लिख रहे हो यहाँ वो इतनी इनफ स्पेस हो कि आप उसमें लेटर के पैटर्न को साथ साथ एक्सप्लेन करते, मतलब आपका वो जो है कि पता चले कि आपको एक प्रॉपर एप्लीकेशन का पैटर्न आता है, ठीक है। तो आप जब भी लिखें तो आपको एक, अगर फुल स्पेस होगी तो आपको लिखने में भी, आपको पॉइंट्स भी सारे आपके माइंड में रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं द प्रिंसिपल। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो टी, जो द का टी है, दिस इज़ योर कैपिटल, ओके, कैपिटल लेटर है। प्रिंसिपल का पी भी कैपिटल लेटर है। देन कोमा, ठीक है। इन द नेक्स्ट लाइन यू स्टार्ट राइटिंग यूनिक हाई स्कूल। There is no need to mention girls school or boys school, आप just unique high school and then comma. In the line number 3, just write down Lahore. This one is full stop. In your paper or in your copy, this is line number 1, this is line number 2 and this one is line number 3. अब यहाँ पर देखें, द का T कैपिटल है, प्रिंसिपल का P कैपिटल, यूनिक का U कैपिटल, हाई का H कैपिटल, स्कूल का S कैपिटल, एंड देन इन द थर्ड लाइन लाहौर का L कैपिटल एंड देन फुल स्टॉप। यहाँ पर कोमा, यहाँ पर भी कोमा। ये आपके पैटर्न की चीज़ें हैं जो आप अपने जो है एप्लीकेशन के पैटर्न में ख़ास तौर पे इसको नोटिस रखते हो। लाइन नंबर 4, इन योर नोट्स यू कैन सी विजिबली देयर इज़ अ स्पेस।
कि यहाँ पर आपकी स्पेस है, तो हम यहाँ पर स्पेस के लिए 1 लाइन स्पेस दे देंगे, ठीक है। तो लाइन नंबर 4 होगी जो आपके पेपर में, हम उसको छोड़कर नेक्स्ट लाइन में मैडम या फिर सर, कोमा। तो ये आपकी लाइन नंबर 5 में आप इस तरह से लिखोगे, सर का एस कैपिटल, अगर आप मैडम लिख रहे हैं तो एम कैपिटल। स्टूडेंट एक चीज़ और याद रखें कि एप्लीकेशन में आप मैम और सर जब ये लिख रहे होते हैं तो इनके साथ आप डियर नहीं लिखते, ठीक है। ये इस तरह से अक्सर स्टूडेंट्स लिख देते हैं, सो देयर इज़ नो नीड टू राइट डियर। आप यहाँ पर डियर जो है वो नहीं लिखते, जस्ट यू स्टेटेड हिम और हर लाइक इन दिस वे, ठीक है। ओके, व्हेन you have done this starting part of your application and you are starting to write your central material, जैसे for example first application में है most respectfully and comma, and then you are writing down your whole material like this. Okay, so you are explaining the central text जो भी application है, like it is about the fee concession or this one is the you are asking for the school leaving certificate, जो भी है उससे related stuff जो है वो central material आप जो है वो इसमें अपने application में लिखते हो। Then you are come to the ending of your application। अब जब आप ending की तरफ आते हो तो again जैसे ही for example यहाँ पर आपकी application आकर ख़त्म हो जाती है, लाइन नंबर 6, 7, 8 और 9, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 9 नहीं है, चलें आपने 3-4 लाइंस और आगे अगर आपकी एप्लीकेशन बड़ी है तो उसमें और लिख रहे हैं। देन जब आप एंडिंग की तरफ आते हो तो दिस वन इज़ योर लाइन नंबर 10। अब लाइन नंबर 10 में अगेन लीव दिस वन एंड राइट डाउन योर्स obediently comma x dot y dot z, ठीक है। तो yours obediently में this one is your line number 11, x y z is your line number 12, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और नोट करें स्टूडेंट्स, y जो है वो कैपिटल है लेकिन ओबीडियंटली का o जो है वो आपका स्मॉल है, इसको आप स्मॉल ही लिखेंगे। योर्स, अच्छा और एक चीज़ और अपने माइंड में रखें, यहाँ पर अक्सर हम अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं योर्स। बेटा जी योर्स ऑलरेडी जैसे कि अभी हमने अपने टेक्स्ट लेसन नंबर 3 में जो हमने 9 की पॉइंट पढ़ी उसमें हमने प्रोनाउन मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें मैंने आपको 2 उसके केसेस बताए थे, सब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। उसका जो थर्ड केस है वो होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन, जिसमें आप पोजेशंस शो करते हो। तो यू का पोजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है, तो योर्स इटसेल्फ एक कंप्लीट वर्ड है, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स वाई जी लिखने के बाद इन द वेरी नेक्स्ट लाइन ऑफ योर एप्लीकेशन लाइक दिस वन इज लाइन नंबर 13, तो ये सारी एप्लीकेशन आपने लेफ्ट लाइन लिखी है, यानी इसमें से कुछ भी आप राइट साइड पे नहीं लिख रहे। लेकिन व्हेन यू एंडिंग योर एप्लीकेशन तो आप उसके राइट साइड पर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप राइट साइड पे जब आ जाते हो तो डेटेड इस तरह से। अच्छा जी, अब डेट के भी पैटर्न पे आपने फोकस करना होता है स्टूडेंट्स कि आपने डेट का पैटर्न किस तरह से लिखना होता है। ज़्यादा बेहतर तो इफ़ेक्टिव यही है कि जिस तरह आपके नोट्स में लिखा गया है आप इसी तरह लिखें। अदरवाइज़ अगर आप ये लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल टुडे इज़ देयर इज़ द राइटिंग इज़ लाइक अप्रैल है, ठीक है, अप्रैल 11, 2020। अगर आप इस डेट को इस तरह से लिख दें 11/4/2020 तो ये टोटली इनकरेक्ट एक्सप्रेशन है, ये नहीं लिखेंगे आप। इंग्लिश के एप्लीकेशन पैटर्न में आप इस तरह से डेट नहीं लिखते, जैसे आप उर्दू में भी नहीं लिखते, इसी तरह से आप इंग्लिश के पेपर में भी ये तरीक़ाकार जो आपका राइटिंग ऑफ डेट है ये ठीक नहीं है, ठीक है। आपके नोट्स में जिस तरह से यहाँ पर लिखा है डेटेड करने के बाद यहाँ पर अप्रैल
अप्रैल देन 11,2020, ठीक है। तो ये आपकी एप्लीकेशन की एंडिंग हो जाएगी। Okay जी students, I hope that you understand the application pattern. Now we are moving to our first application on your in your notes, that is on the page number 63. 63 पेज पे वैसे तो आपकी ये दो applications हैं, but we are going to learn first application. तो आप क्या करेंगे, आप अपनी पहली application that is about for fee concession के बारे में ये आपकी application है। यहाँ पर ओके, आई एक्सप्लेन द टेक्स्ट, और मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। सो व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न, तो जब आप याद करेंगे तो आपको ये ईजीली याद हो जाएगी। द प्रिंसिपल कोमा, द का टी देखें कैपिटल है, प्रिंसिपल का पी कैपिटल है। इन सेकेंड लाइन यूनिक हाई स्कूल कोमा, यहाँ पर भी यूनिक का यू कैपिटल है, हाई का एच कैपिटल है, स्कूल का एस कैपिटल है। देन come to the next line, that is लाहौर full stop, और यहाँ पर आपका L जो लाहौर का L है वो कैपिटल है। then one line space है, मैडम कोमा, most respectfully कोमा, यानी मौत दबाना गुजारिश है, यानी बहुत। I beg to state that I come of poor family and cannot pay my school fee, कि मौत दबाना गुजारिश है कि मैं एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ या रखती हूँ, एंड कैन नॉट पे माई स्कूल फ़ी, और अपनी स्कूल फ़ी अदा नहीं कर सकती या कर सकता। मोर ओवर कोमा, मज़ीद ये कि माई फादर हैज़ बीन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द लास्ट 6 months, कि मेरे वालिद पिछले 6 महीने से एम्प्लॉयमेंट मतलब अपने रोज़गार से फारिग हैं। एंड देयर इज़ नो अदर एनी मेम्बर इन द फैमिली, और मेरे ख़ानदान में उनके अलावा कोई भी कमाने वाला नहीं है। एज़ फॉर माई स्टडीज़, जहाँ तक मेरी तालीम का सवाल है या जहाँ तक मेरी तालीम की बात है, आई हैव ऑलवेज शोन गुड रिज़ल्ट इन द स्कूल एग्ज़ामिनेशन, मैंने स्कूल के इम्तहानात में हमेशा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। आई के बाद फिर एक कॉमा है, यानी यहाँ पर वो ही स्टेटिंग कि किस बारे में अब वो कहने जा रहा है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फ़ी कंसेशन, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे फ़ी कंसेशन यानी फ़ीस माफ़ी जो है वो मेरी फ़ीस माफ़ कर दी जाए। एज़ आई डिज़र्व दिस फेवर, क्योंकि मैं इस फेवर यानी इसका ये जो मैं अपने लिए फेवर चाह रहा हूँ या जो मैं अपने हक़ में जो बात कहना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको डिज़र्व करता हूँ, यानी मैं इसका मुस्तहिक हूँ। बोथ ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी, कि अपनी गरीबी की बेस पे भी, एंड एफिशिएंसी इन स्टडीज़, और अपनी तालीम में जो मेरी एफिशिएंसी मतलब मैं जितना अच्छे से अपना काम कर रहा हूँ उसको मैं ज़ाहिर कर मतलब उसकी वजह से। योर्स ओबीडियंटली, योर्स का वाई एक कैपिटल है, एस के ऊपर कोई अपोस्ट्रोफी नहीं, एंड ओबीडियंटली में ओ जो है वो स्मॉल लेटर है। ओबीडियंटली के बाद कोमा x.y.z, आप यहाँ पर अपना नेम या अपना क्लास या अपना कैंपस नेम कुछ नहीं लिखते हैं, जस्ट यू राइट डाउन द x.y.z, और से नेक्स्ट लाइन में डेटेड कॉलन्स है, उसके बाद अप्रैल 11, 2020। तो यहाँ पर ये आपकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट, और इसको अच्छे से आप जब पढ़ेंगे याद करेंगे तो ये आपके लिए आप काफ़ी अच्छे से इसको लर्न कर लेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज़ लेक्चर। स्टूडेंट्स, जाते जाते आपसे एक बात ज़रूर करना चाहूँगी कि आजकल जिस तरह बीमारी ये बहुत ज़्यादा फैली हुई है, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, अपने सराउंडिंग में देखें कि जो लोग हैं उनसे सोशल डिस्टेंसिंग आप सुनते ही हैं, उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में ले आएँ। कि अगर कोई आप अपने आसपास देख रहे हैं, कोई सिक है या कोई छींक रहा है, स्नीजिंग है, तो ट्राई टू स्टे अवे। बेटा, आप लोगों की जो एज है वो एक ग्रोइंग एज है, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग भी जो एक इम्यूनिटी जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस टाइम में, उसको अपने मेंटेन रखें। अच्छा खाना खाएं, हेल्दी फूड खाएं, इंस्टेड ये कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम इनसे अवॉइड ही करें, क्योंकि ये चीज़ें आपको फॉर द टाइम बीइंग तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इनके लॉन्ग लास्टिंग जो है इफ़ेक्ट्स अच्छे नहीं होते। तो अपने खाने का, पीने का, अपने
सराउंडिंग का, हर चीज़ का ख्याल रखें, घर पर रहें, अपने पेरेंट्स के साथ रहें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, अपनी मदर्स की उनके डोमेस्टिक कामों में उनकी हेल्प करें। अगर आप देखें और इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करें और अपनी स्टडीज़ में, मैंने जैसे आपसे कहा है कि जो आपकी कमियां हैं कोशिश करें कि उन पे ओवरकम कर लें आप, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।